नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, और जो कि पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1945, राष्ट्रवाद का उदय। धार्मिक तथा विचारधारा की एकता की चेतना तो प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में थी, परंतु यह राजनीतिक तथा आर्थिक चेतना की एकता थी जिसने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण है, पहला कारण है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा कारण है अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा। चौथा, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। पांचवा, यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास। छठा, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। आठवां, ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियावादी कार्य। नौवां, विदेशी दासता का प्रभाव। 10वां, समकालीन साहित्य की भूमिका। कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्थाएं। पहली संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था है। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय नेता एवं गैर सरकारी अंग्रेज भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेज सचिव विलियम काबरी ने की थी। जमींदारों के हितों को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। यह संस्था जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी प्रयत्न की थी। दूसरी संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में लंदन में विलियम एडम एवं अन्य अंग्रेज अध्यक्ष लॉर्ड ब्राम ने की थी। इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करना। इस संस्था ने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। तीसरी संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मुखपत्र, इसको हिंदी पैट्रियाट भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1900 मतलब इन्होंने हिंदी पैट्रियाट नामक पेपर भी निकाला था। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर और अन्य मिलकर इन्होंने की थी, मतलब देवेंद्र नाथ टैगोर तथा अन्य लोगों ने मिलकर। इसके अध्यक्ष राजा राधाकांत देव थे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत के सामान्य हितों को आगे बढ़ाना तथा यहाँ के लोगों की स्थिरता में सुधार करना। नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग। 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया और 1860 में आयकर लगाने का विरोध किया था। चौथी संस्था थी बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में बम्बई में जगन्नाथ शंकर ने की थी और इसका उद्देश्य था भारतीय हितों की सुरक्षा करना। पांचवी संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना इसका उद्देश्य था। 1869 ईस्वी में इसकी शाखा मुंबई में स्थापित हुई। संगठन छठी संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा। इसका मुखपत्र क्वार्टरली जनरल था, जो कि हर 3 महीने में प्रकाशित होता था। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में पूना में गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। इसका उद्देश्य था जनता को यह बताना कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं और अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनेक आंदोलनों में भाग लिया इसने। और नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके अध्यक्ष मनमोहन घोष थे और सचिव आनंद मोहन बस थे। इसका उद्देश्य था देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव स्थापित करना। सिविल सर्विस आंदोलन 1877 में किया गया इसके द्वारा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में आंदोलन किया गया इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। ये दोनों काम किए गए। मद्रास महाजन सभा है अगली संस्था। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में मद्रास में की गई। इसके अध्यक्ष पी रंगिया नायडू, सचिव बी राघवाचारी एवं आनंद चार्लू थे और इन तीनों ने ही मिलकर इसकी स्थापना की थी। प्रशासनिक सुधार। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, भारतीय हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में काशीनाथ त्र्यंबक बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज खां मेहता, इन तीनों लोगों ने की थी। इसका उद्देश्य था भारतीय हितों की सुरक्षा करना।
कांग्रेस के उदय में सहायक कारक जानेंगे। सबसे पहले लिटन के कारनामे। लिटन की घोर प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत को 1857 के विद्रोह के भी भयंकर विद्रोह के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये संदर्भ में लिटन के प्रमुख कारनामे थे। पहला था दिल्ली दरबार। ब्रिटेन की डिजरायली सरकार ने 1876 ईस्वी में रानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान का कैसर हिंद घोषित किया। 1877 में बड़ी ठाठ से दिल्ली दरबार लगाया गया, जबकि यहाँ पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारी से पीड़ित थे। दूसरा काम था इसका वर्नाकुलर प्रेफेक्ट। 14 मार्च 1878 ईस्वी को लिटन ने देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर गला घोंटने के लिए एक कानून पारित किया। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। तीसरा कारण था सिविल सर्विस में उम्र घटाना। 1877 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीयों में एक व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरोध में सिविल सर्विस आंदोलन चलाया। चौथा कारण था इसका आर्म्ड एक्ट 1879 ये पारित किया। इस एक्ट के जरिए लिटन सरकार ने भारतवासियों के अपने घर में साधारण हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ये रिपन के कार्यकाल में आया था। रिपन के कानूनी सलाहकार सीपी इल्बर्ट द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया। विधेयक भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों या सेशन जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मामले पर विचार का अधिकार दिया जाना था। यही गोरों के विद्रोह का कारण बना। इसके खिलाफ गोरों ने यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया। इसके सामने ब्रिटेन की सरकार और रिपन दोनों झुके और समझौता कर लिया। विधेयक का फार पूर्ववत बनाए रखा गया, लेकिन यूरोपियों को सुविधा दी गई कि वह ज्यूरी की मांग कर सकते हैं, जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय होंगे। अब भारतवासियों ने समझ लिया कि अंग्रेजों के समान अधिकार आसानी से नहीं पा सकते। इसके लिए लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा। इसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है। हम कांग्रेस की स्थापना जानेंगे दोस्तों। जब उन्होंने सोचा शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है तो कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना में भारतीयों का अलग मत था। अंग्रेजों जो कि वो झूम थे, उनका अलग मत था। वो सोचते थे कि हम भारत में अपनी मनमानी करेंगे और कुछ भी गलत होगा, अगर विद्रोह होगा तो हम कांग्रेस का नाम लगा देंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। भारतीय सिविल सेवा ने 1882 ईस्वी में सेवानिवृत्ति के बाद एवो ह्यूम ने भारतीयों की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की। 1884 ईस्वी में एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया लिखा है लेकिन ये ग्वालिया टैंक होगा। ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था भारत के सभी वर्गों और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना। तीसरा उद्देश्य था भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाना। चौथा उद्देश्य था जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका 1885 का बम्बई का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई। इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कलकत्ता 1886 का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस बैठक के बाद वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया था। 1887 का मद्रास अधिवेशन, इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस अधिवेशन में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस अधिवेशन में
सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया गया। 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान सेज रजा हुसैन ने जारी किया। इसी अधिवेशन के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1898 का मद्रास अधिवेशन, इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। इस अधिवेशन के दौरान करजन वायसराय बनकर भारत आया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इसी 1906 के अधिवेशन में किया था। तो प्रश्न पूछेंगे सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, कौन से अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल व गरम दल में विवाद उत्पन्न हो गया। यह अधिवेशन निरस्त कर दिया गया था। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित बिखन नारायण दर थे। इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में नरमपंथी व गरमपंथी कांग्रेस एक हो गए। मतलब ये जो 1916 का अधिवेशन था, इसमें नरमपंथी और गरमपंथी दोनों एक हो गए, यानी कि नरम दल के नेता और गरम दल के नेता एक हो गए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो थी एनी बेसेंट। और नरम दल और गरम दल को एक करने के लिए जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। इसमें एनी बेसेंट ने नेहरू को और जिन्ना की बड़ी सराहना की थी क्योंकि ये एक हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट 1922 का गया अधिवेशन। इसके अध्यक्ष CR दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास थे। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस अधिवेशन के पश्चात 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली बुलाया गया। 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसी अधिवेशन में गांधी पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश लें तथा सरकार की नीतियों का विरोध करें। गांधी जी केवल एकमात्र इसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी ने पहली बार अध्यक्ष कांग्रेस में 1901 में भाग लिया था। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यह पहला अधिवेशन था जब किसी भारतीय महिला ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। यानी कि 1906 के अधिवेशन में जब दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी, उसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, रावी नदी के किनारे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1934 में बम्बई में का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस से संन्यास ले लिया था 1934 के अधिवेशन में। 1929 का त्रिपुरी अधिवेशन, यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में था। पहले सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसी को त्रिपुरी संकट कहते हैं, और जिसकी अध्यक्षता बाद में राजेंद्र प्रसाद ने की। और राजेंद्र प्रसाद ने क्यों अध्यक्षता की, सुभाष चंद्र बोस ने क्यों नहीं की, ये आगे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने।
और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी यहाँ के इस्तीफा देने के बाद। 1948 का जयपुर का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। इस अधिवेशन का अभिभाषण गोकुल भट्ट द्वारा पढ़ा गया। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम और राष्ट्रगान से शुरू हुआ। कांग्रेस में प्रथम जानते हैं, यहाँ पे कोशिश चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे, यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली थी। 1901 के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। ये पहली ग्रेजुएट भी थी और पहली जो है डॉक्टर का भी कोर्स किया था इन्होंने, कादम्बिनी गांगुली ने। और ये पहले ऐसी महिला है जिन्होंने अधिवेशन को संबोधित किया था। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, एनी बेसेंट। यानी संबोधित किया किसने संबोधित किया, अगर ऐसा पूछेंगे तो कादम्बिनी गांगुली, और किसने अध्यक्षता की ऐसा पूछेंगे तो एनी बेसेंट। और किस भारतीय महिला ने पहली बार अध्यक्षता की, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ये 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी ने इसे स्वयं गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत है। भारत की आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने 1940 से 45 तक अध्यक्षता की। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो अध्यक्ष यही के ही बने रहे। प्रमुख यूरोपियन जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो हैं जॉर्ज यूले। ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है अल्फ्रेड वेब। ये 1894 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हेनरी कार्टन थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण वक्तव्य देखेंगे। यहाँ पे किसने क्या कहा था। वायखरा करजन ने कहा था, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग करूं। लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। विपिन चंद्र पाल ने कहा था, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पर रखते हैं। आगे कांग्रेस के चरण। तो दोस्तों आगे देखते हैं कांग्रेस के प्रथम चरण का आंदोलन देखेंगे। 1885 से 1905 ईस्वी तक उदारवादी चरण था। 1885 से 1905 ईस्वी तक का चरण उदारवादी चरण माना जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को 1885 से 1905 ईस्वी तक था, उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के अनेक प्रशासनिक, संवैधानिक तथा आर्थिक सुधारों की मांग की। उदारवादियों ने अनेक प्रशासनिक सुधारों का लक्ष्य रखा। भारतीय शासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सिविल सेवा के भारतीयकरण, उसकी परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ कराए जाने तथा उम्मीदवारों की आयु सीमा में वृद्धि की मांग की गई। उदारवादियों ने प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर अधिक व्यय करने की मांग की तथा आयकर एवं नमक कर में कमी तथा आबकारी कर में वृद्धि की मांग की। उदारवादी कांग्रेसी नेता ने वायसराय एवं भारत सचिव की कार्यकारिणी तथा प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार तथा उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदों के गठन की मांग की। उदारवादी नेताओं ने कृषि बैंकों की स्थापना करने, मुक्त व्यापार की नीति को समाप्त करने की मांग की। सैनिक एवं असैनिक व्यय में कमी करने तथा भारत के धन निष्कासन रोकने की मांग की। इस चरण में कांग्रेस प्रतिवर्ष अधिवेशन करती थी जहां प्रस्ताव पारित किए जाते थे। इन प्रस्तावों को भारत सरकार, भारत सचिव, ब्रिटिश सरकार तथा क्राउन के पास प्रार्थना पत्र के रूप में भेजा जाता था। प्रारंभिक कांग्रेसी नेता अपने विचारों तथा कार्यक्रमों को इंग्लैंड में प्रचार को बहुत महत्व देते थे।
इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज भारतीय अंग्रेजों की तुलना में अधिक उदार एवं न्यायप्रिय हैं, अतः वह भारत के हित के बारे में अवश्य कदम उठाएंगे। उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में रहा। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक सशक्त आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। दादा भाई नौरोजी एवं रमेश चंद्र दत्त तथा दिनखा ई वाचा ने धन निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उदारवादी अथवा नरमपंथी जो नेता थे ये थे दादा भाई नौरोजी, दिनखा वाचा, फिरोज खां मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, आनंद मोहन बसु और आनंद मोहन घोष थे। कांग्रेस के प्रथम चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए ए.ओ. ह्यूम ने रमेश चंद्र बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया और के.टी. तैलंग ने अनुमोदन किया। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया। द्वितीय अधिवेशन में ही स्टैंडिंग कमेटी गठित करने का प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्थानीय भाषाओं में हिंदी और तमिल आदि भाषण हुआ। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण इसी इलाहाबाद के 1888 के अधिवेशन में हुआ। बम्बई अधिवेशन में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला भी सम्मिलित हुए थे। बम्बई अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली सम्मेलन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। यह प्रथम भारतीय स्नातक महिला भी थी। जुलाई 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इकाई की स्थापना लंदन में हुई। इसने इंडिया नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा कि भारत में कांग्रेस लड़खड़ा कर धराशायी हो रही है। भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। कांग्रेस आंदोलन का दूसरा चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक था। यह उग्रवादी या गर्मपंथी चरण था 1905 से 1919 ईस्वी तक। 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी थी। इसी के साथ भारतीय राजनीति में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। उग्रवादी आंदोलन के उदय में समकालीन अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कारक सक्रिय रहे। उदारवादियों ने अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य के वास्तविक चेहरे को बेनकाब कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन, अकाल, ऋणग्रस्तता आदि सभी का मूल कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हैं। कांग्रेस की नीतियों तथा उसकी उपलब्धियों के प्रति जन असंतोष ने भी उग्रवाद के उदय में सहायता मिली। उग्रवादी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन निवेदन की नीति से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी एवं इटली के राष्ट्रीय आंदोलनों की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इथियोपिया द्वारा, ये जो इथियोपिया है ये अफ्रीका का एक देश है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, द्वारा 1896 ईस्वी में इटली की पराजय तथा 1904 के 5 में जापान द्वारा रूस की पराजय ने यूरोपीय अजेयता के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया। इन घटनाओं ने राष्ट्रवादियों में आत्मविश्वास जगा दिया तथा औपनिवेशिक सरकार के संघर्ष को प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में लिखा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागृति आई, जिसके लिए हमें लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, जानेंगे। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ, कांग्रेस की आवेदन निवेदन नीति की असफलता, पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, लॉर्ड कर्जन के कारनामे। गरम दल के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। और अरविंद घोष थे। और भी नेता थे लेकिन ये प्रमुख नेता हैं गरम दल के। उदारवादी एवं गर्मपंथियों में अंतर। उदारवादी यानी कि जो नरमपंथी थे, गर्मपंथी यानी कि जो उग्रवादी थे। नरमपंथी भारत के औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे। गर्मपंथी स्वराज्य चाहते थे। वह अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। नरमपंथी संवैधानिक तरीके जैसे प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियायत प्राप्त करना चाहते थे। उग्रवादी जन आंदोलन बहिष्कारी स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। उग्रवादी प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते तथा
पश्चिमी संस्कृति को हेय समझते थे। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। उग्रवादी आंदोलन को मध्य व निम्न मध्यम वर्ग तथा सामान्य जनता तक लाना चाहते थे। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। संभवतः उग्रवादी धर्म के साथ राजनीति को जोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।